एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्या है भाई? ये हमारे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का है फर्स्ट टॉपिक। प्रीवियस सेशन में, इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने बात करी थी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें अपने चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंडर कवर करने हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही हम हिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी मैटर, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी मैटर के बारे में, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो जब तक आप मैटर नहीं समझोगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, टारगेट मैं सेट कर देती हूँ कि इस सेशन में हमें सबसे पहले तो मैटर के बारे में समझना होगा, इसके बाद में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, मैटर से किस तरह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स निकल के आए हैं, या फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ने मैटर को कैसे बनाया है, ये हम पढ़ेंगे सब कुछ आज के इस सेशन में। तो सेशन का टारगेट सेट हो गया है, तो फटाफट से अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। अब देखो, सबसे पहले तो मुझे आपको क्या बताना है भाई, मैटर के बारे में बताना है। इंट्रोडक्टरी सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर क्या होता है, तो मैटर आप बोलना आंख बंद करके कि भाई हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब क्या है, एक मैटर ही है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे अराउंड क्या है, सबसे पहले तो मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन क्या है, एक मैटर है। इसके अलावा ये एक स्क्रीन दिख रही है आप सबको, स्क्रीन भी क्या है, एक मैटर है। लाइट्स क्या है, एक मैटर है। तो जो भी चीजें आपके अराउंड होती है ना, उससे हम क्या कह देते हैं, मैटर बोल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि जो भी चीजें, ठीक है, इसमें सभी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो कोई सॉलिड होगा, चाहे वो कोई लिक्विड होगा, या वो कोई गैस ही क्यों ना हो। भाई हम ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, ब्रीदिंग करते हैं हम कि नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैटर क्या है भाई, एवरीथिंग। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू। आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें क्या है, मैटर ही है। अगर आप टेबल चेयर पे बैठ के नोट्स बना रहे हैं तो आपकी टेबल चेयर क्या है, एक मैटर है। आपकी कॉपी किताब, आपका पेन क्या है, एक मैटर ही है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो जो पानी रखा हुआ है ग्लास में वो भी क्या है, एक मैटर ही है। आप पढ़ रहे हैं, लिविंग है, क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो इनहेल करेंगे वो भी क्या है, एक मैटर ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करेंगे वो भी क्या है, एक मैटर ही है। इसीलिए मैंने बोला था कि मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि हमारे अराउंड जो भी चीजें हैं, भले वो हमको दिख रही चाहे ना दिख रही हो, सॉलिड चीजें दिखती हैं, लिक्विड चीजें दिखती हैं, लेकिन गैसेस हमें नहीं देखने को मिल रही है ना, लेकिन वो हैं, तो भले ही हमें दिख ना रही हो, लेकिन हमारे अराउंड एयर तो है, गैसेस तो हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है भाई, एक मैटर ही है। ठीक है, अब मैटर की कोई एक क्लासिक डेफिनेशन तो होनी चाहिए। अकेले इससे काम नहीं चलने वाला कि एग्जाम में आया मैटर क्या है तो आपने लिख दिया कि मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, कि हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, एक मैटर है। नहीं, एक अच्छी प्रॉपर डेफिनेशन तो होनी चाहिए। वो क्या है डेफिनेशन, एवरीथिंग दैट हैज मास और टेक्स अप स्पेस और वॉल्यूम इज मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मास हो या वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका एक वॉल्यूम हो, तब जाकर के हम बोलेंगे कि वो क्या है भाई, मैटर है। मैटर होने के भी हम बोलते हैं कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा ये पेन मैटर है, तो इस मैटर के पास, इस पेन के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब जाकर के ये पेन क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। क्या क्या होनी चाहिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो इसका एक मास होना चाहिए, ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी कोई एक वॉल्यूम होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसको टेबल पे रखूं तो थोड़ी बहुत जगह इसको ऑक्यूपाई करनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास क्या है यहाँ पे
टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे बहुत सारा सामान जो है ना रखा हुआ है, बहुत सारा, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 1 इंच भी जगह नहीं है इस टेबल पे कुछ और रखने के लिए। अब आप बोल रहे हो कि मेरा ये पेन क्या है, एक मैटर है, यानी कि इसका एक मास है, और अगर मैं इसको टेबल पे रखना चाहूँ तो इसे क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए, थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो मैं इसको इसी टेबल पे रखने की कोशिश करूंगी जहां पे 1 इंच भी जगह नहीं है। तो क्या मैं अपने इस पेन को रख पाऊंगी? अगर मुझे रखना होगा ना इस पेन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी अपने पेन को रखने के लिए। इस पेन ने क्या किया, इस पेन को अगर टेबल पे रखना था, पहुंचना था, तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो ये क्या प्रूफ हुआ भाई, कि भाई मेरा जो पेन क्या है, एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका मास है। कभी आपने सुना है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो जिसका मास नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। इनफैक्ट मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटम, ठीक है। तो एटम का भी क्या होता है, एक मास होता है, यानी कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का भी एक मास है। तो क्या मैटर को कोई मास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं जिसका मास ना हो। अगर मास नहीं है तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये पेन क्या है, एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका एक मास है, और अगर मुझे इसको कहीं टेबल पे रखना है तो ये क्या करेगी, थोड़ी बहुत जगह तो ऑक्यूपाई करेगी ही, ठीक है। अब मैटर की ये एक क्लासिक डेफिनेशन हो गई। अब मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से भाई? तो जो मैंने आपको पढ़ाए थे ना अभी, एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, और एक क्या हो गया भाई, गैसेस हो गई। ये तीनों ही स्टेट्स होते हैं किसके, मैटर के। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपकी टेबल, आपकी चेयर, आपकी नोटबुक्स, आपके पेन क्या है, सॉलिड है, ठीक है। आप पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे हो, जूस पी रहे हो या पानी पी रहे हो, तो जूस और पानी क्या है, एक लिक्विड है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो गैसेस भी क्या है भाई, एक मैटर ही है। अब ये वाला जो डेफिनेशन थी ना कि मैटर के पास एक मास होता है और उसकी एक स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, तो अगर मैं बोल रही हूं कि मैटर के कितने स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, तो इन तीनों स्टेट को ये वाली जो डेफिनेशन है ना, मास और स्पेस वाली, ये दोनों बेसिकली कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। कैसे? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड के बारे में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, है ना, कि सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है। मैंने बोला कि पेन क्या है, एक मैटर है, पेन क्या है, एक सॉलिड है। तो आप डेफिनेटली फील कर सकते हो कि सॉलिड का क्या है, थोड़ा सा मास है, पेन का एक मास है, और ये थोड़ी सी स्पेस भी लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होता है मैटर का, वो तो मास और स्पेस वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है। अब हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड की। लिक्विड के बारे में भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे कि लिक्विड जो हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड्स फ्लो करते हैं, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में आप उसे रखोगे वो वैसा ही शेप ले लेगा। अगर आपने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपने पानी भरा है, तो पानी का शेप कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर आपने क्या किया है, अगर आपने एक सर्कुलर बॉटल में पानी भर के रखा हुआ है, तो पानी का शेप कैसा हो जाएगा, सर्कुलर ही हो जाएगा। तो पानी फ्लो करता है और पानी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप उसे रखोगे उसी का शेप वो क्या कर लेगा, ले लेगा। अब क्या पानी का कोई मास होता है? बिल्कुल होता है भाई। कैसे आप इस बात को समझ सकते हैं, एक खाली बकेट लेकर के जाओ, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, आपको कोई भी भार या आप बोल सकते हो वजन फील नहीं होगा। आसानी से आप एक खाली बाल्टी लेकर के आ जा सकते हो। एक क्या, आप तो 2-3 राउंड लगा सकते हो। वहीं अगर मैंने क्या करा है,
पूरी सपोज बाल्टी कितने लीटर की है, बाल्टी हम मान लेते हैं 10 लीटर की है, ठीक है। तो 10 लीटर की आपके पास क्या है, एक बकेट है, और उस 10 लीटर की बकेट को सबसे पहले आपने क्या किया, सिंपल आप जो है ना खाली बाल्टी लेकर के जा रहे थे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। मैंने आपको बी टू पॉइंट ए वापस भी बुला लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपके पास बकेट थी ना, बाल्टी थी, वो खाली थी। अब हमने क्या किया, 10 लीटर की बाल्टी थी ना, 10 लीटर पानी हमने क्या डाल दिया उस बाल्टी के अंदर। तो अब मैं आपसे बोलूंगी कि अब जाओ आप ए टू बी और वापस भी आओ बी टू ए। अब आपको दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि अब बाल्टी के अंदर आ चुका है पानी, है ना। बाल्टी के अंदर क्या आ चुका है भाई, पानी आ चुका है। पानी का अपना एक मास है, अपनी एक वॉल्यूम है, जिसके कारण जैसे ही आप चलोगे 10 लीटर की बाल्टी उठा करके, आपको एक भार महसूस होगा, एक वजन महसूस होगा। वो वजन किसका है भाई? वो वजन हम बोलते हैं कि पानी का ही है। इसलिए पानी के लिए भी हम बोलते हैं क्या, कि ये एक स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि पानी भी क्या है, एक मैटर है। उसका भी अपना क्या है, एक मास है और उसकी एक वॉल्यूम है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक स्पेस अक्वायर करता है। चलो सॉलिड और लिक्विड की बात तो हमने कर ली, लेकिन ये जो थर्ड स्टेट है ना मैटर का, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है यार। क्यों? क्योंकि गैसेस तो हमें दिखती ही नहीं है ना। हमने देखो, जब तक कोई चीज दिखेगी नहीं तब तक आप उसे अपने हाथ में नहीं ले सकते हो, ठीक है। जब तक आप उसे हाथ में नहीं लोगे तब तक आप उसका भार यानी कि उसका मास जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। ना ही आपको समझ में आएगा कि भाई गैसेस को जगह चाहिए होती है क्या, स्पेस चाहिए होती है क्या। तो जो चीज दिख ही नहीं रही है उसके बारे में हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये भी क्या है, एक स्टेट है मैटर का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसा है, इधर देखो। हाँ देखो, हमने क्या किया है, एक ग्लास लिया है, ठीक है, कांच का सिंपल सा ग्लास लिया है। उसके नीचे हमने बॉटम में हमने रुई फंसाई हुई है। अब क्या किया हमने, एक बड़ा सा पानी का बीकर लिया और इस बीकर में पानी भी भर के रखा हुआ है हमने। अब जो हमारा ग्लास था ना, इसको हमने इन्वर्टेड उल्टा करके क्या किया, इस कंटेनर के अंदर डाला, ठीक है। और बिल्कुल सीधा है, उल्टा है लेकिन बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल भी आपने उसको टेढ़ा नहीं रखा है। तो जैसे ही आप अपने ग्लास को, इन्वर्टेड ग्लास को, उल्टे ग्लास को आप पानी के अंदर डालोगे, पानी के कंटेनर के अंदर डालोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कंटेनर के बाहर पानी का लेवल कितना था, इतना था, लेकिन आपकी ग्लास में पानी सिर्फ इतना ही गया। ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या किया था, एक सिंपल कांच का ग्लास लिया था, उसके बॉटम में हमने कॉटन रखी थी। फिर इस ग्लास को हमने उल्टा किया और एक पानी से भरे कंटेनर में पलटा करके रख दिया, ठीक है। जैसे ही हमने रखा, बिल्कुल टेढ़ा नहीं किया है, सीधा का सीधा रखा है, उल्टा है लेकिन सीधा है। तो हमने देखा कि पानी कंटेनर के अंदर जो पानी था वो कहाँ गया, ग्लास के अंदर गया। कंटेनर में पानी कहाँ तक था भाई, यहाँ तक था, लेकिन ग्लास में कहाँ तक पहुंचा, सिर्फ इस लेवल तक ही पहुंचा, इसके आगे पानी गया ही नहीं। यानी कि हमने जो रुई फंसा के रखी थी ग्लास के बॉटम में, वो बिल्कुल भी गीली नहीं हुई। लॉजिकली क्या होना चाहिए था भाई, कि जैसे ही हम ग्लास को कंटेनर के अंदर डालेंगे, पानी जो है ना ग्लास के अंदर भर जाना चाहिए था और जो रुई थी उसको गीला हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर हमने क्या किया, अभी तक हमने अपने ग्लास को बिल्कुल सीधा रखा हुआ था, अब हमने क्या किया, ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। जैसे ही टेढ़ा किया, हमने ये सबसे पहले चीज जो हमने ऑब्जर्व करी वो क्या थी, कि जैसे ही हम ग्लास को टेढ़ा करेंगे ना, बबल्स बाहर निकलेंगे 2-3, ठीक है। क्या होगा, 2-3 बबल्स बाहर निकलेंगे, और जब बबल्स बाहर निकल जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कंटेनर का जो पानी है ना वो कहाँ पहुंच गया, अंदर तक पहुंच गया, और इस बार ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंचा। इतना डिस्टेंस तक पहुंच गया कि हमारी जो कॉटन थी ना वो गीली हो गई। ऐसा क्यों हुआ भाई? ग्लास तो वही था, कॉटन भी वही थी, पानी भी उतना ही था, कंटेनर भी वही था, लेकिन ग्लास की जो पोजीशन थी ना उसमें डिफरेंस था। पहले वाले केस में क्या हुआ था, ग्लास बिल्कुल इन्वर्टेड तो था ही, लेकिन आपने बिल्कुल उसको टेढ़ा नहीं किया था। टेढ़ा नहीं किया था, इसके कारण क्या हुआ, पानी जो है सिर्फ इस लेवल तक ही पहुंचा, ऊपर जा ही नहीं पाया, इसलिए रुई गीली नहीं हो पाई। दूसरे केस में आपने क्या किया, ग्लास को टेढ़ा कर दिया,
टेढ़ा किया तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, पहले पानी के बुलबुले निकले, इसके बाद में पानी अंदर गया और कहां तक गया, रुई तक चला गया और रुई गीली हो गई। ऐसा क्यों हुआ भाई, इस केस में क्यों पानी ऊपर तक नहीं गया था, इसलिए नहीं गया था भाई क्योंकि पानी के अंदर इतने रीजन में पता है क्या थी, इतने रीजन में हम बोलते हैं कि एयर प्रेजेंट थी। मैंने आपको बताया ना कि जो मैटर है उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों ही स्टेट के लिए हम बोलते हैं कि तीनों स्टेट के पास क्या होनी चाहिए, मास वाली कंडीशन होनी चाहिए और स्पेस वाली कंडीशन होनी चाहिए। सॉलिड और लिक्विड के केसेस में तो हमें दिख जाता है, सॉलिड और लिक्विड को तो हम देख सकते हैं, उनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको उठा लो तो उनका मास पता चलेगा कि हाँ भाई कितना वजन है, कितना भार है, ठीक है, और उनकी स्पेस को भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉलिड और लिक्विड एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है कि नहीं। लेकिन गैसेस के केस में क्या करें, गैसेस तो दिख ही नहीं रही हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि गैसेस भी क्या है, एक स्टेट है मैटर का, इसके लिए क्या होना चाहिए, उनके पास स्पेस और मास वाली कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए उनको। तो इसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। यहाँ पे हम बोलते हैं कि पानी अंदर क्यों नहीं गया, वो इसलिए नहीं गया क्योंकि ग्लास के इतने रीजन में हवा भरी हुई थी, हवा भरी हुई थी जिसके कारण पानी ऊपर तक नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही हमने ग्लास को टेढ़ा किया, जो 2-3 बुलबुले निकले ना, उन 2-3 बुलबुलों का मतलब क्या हुआ कि भाई एयर निकल गई। जो ग्लास के अंदर इतने रीजन में हवा भरी हुई थी ना, वो हवा निकल गई। जैसे ही आपने ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा किया, जैसे ही हवा को निकलने की जगह बनी, हवा निकल गई और इसलिए आपको पहले पानी के बुलबुले दिखे। अब क्या हुआ, हवा बाहर निकल गई तो अब ग्लास के अंदर जगह बन गई, तो पानी क्या करेगा, अंदर पहुंच जाएगा और रुई को गीली कर देगा। ठीक है, आई होप इस वाले एक्सपेरिमेंट से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई एयर भी क्या करती है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। देखो ना, इतने रीजन में एयर ने क्या किया था, स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई थी, तभी तो पानी अंदर तक जा ही नहीं पाया। अगर सपोज आप किसी लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 4 लोग हैं, लेकिन 4 क्या, उसमें तो 6 लोग भरे हुए हैं। तो जैसे ही लिफ्ट खुलेगी आपके आंख के सामने आपको दिखेगा यार ये तो पहले से ही भरी हुई है, बिल्कुल जगह नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं लिफ्ट के अंदर। आप वापस जो है ना लिफ्ट का गेट बंद कर दोगे और उसको जाने दोगे, अपने टर्न का वेट करोगे कि जब अगली बार लिफ्ट आएगी, जब जगह बनेगी तब हम अंदर घुसेंगे। पानी के साथ भी यही केस हो रहा है, पानी के को अंदर घुसने की जगह ही नहीं थी, पानी तो घुसना चाहता था लेकिन एयर ने जगह ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी, स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। जैसे ही हमने ग्लास को टेढ़ा किया, हवा बाहर निकली, पानी के बुलबुले दिखे और हवा बाहर निकलने के कारण क्या हुआ, अंदर स्पेस बन गई। तो जैसे ही अंदर जगह बनी, पानी अंदर आ गया और जो कॉटन रखी हुई थी, हमने रुई रखी हुई थी ग्लास के बॉटम में, वो गीली हो गई। फाइन, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या देख रहे हैं भाई, आगे अब हम बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैटर समझ में आ गया, स्टेट्स ऑफ मैटर समझ में आ गया। अब आ जाओ हमारे असली टॉपिक पे, हमारे इस चैप्टर के टॉपिक पे, पहले टॉपिक पे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री। तो अच्छी चीज पता है क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कि यहाँ पे हमें लगता है कि हम पहली बार किसी इंडियन फिलोसोफर की बात कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है ना, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, हम बात करते हैं ग्रीक साइंटिस्ट की, हम बात करते हैं इजिप्ट के साइंटिस्ट की, है ना। बायोलॉजी में हम डार्विन्स थ्योरी पढ़ते हैं और इसके बाद में फिजिक्स में हम न्यूटन की थ्योरी पढ़ते हैं। कभी भी हमें कोई इंडियन नाम सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन इस टॉपिक में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री में आपको इंडियन नाम सुनने को मिलेगा। वो नाम कौन है भाई, वो और कोई नहीं, ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि 500 BC के अराउंड एक कौन आए थे, एक संस्कृत टीचर आए थे। बेसिकली ये फिलोसोफर थे जिनका नाम क्या था भाई, महर्षि कन्नड़। क्या नाम था, महर्षि कन्नड़ नाम था इनका। ठीक है, और ये कौन थे भाई, एक फिलोसोफर थे। देखो इस जमाने में क्या होता था ना कि कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं होते थे, इस जमाने में फिलोसोफर्स ही होते थे। और ऐसे वैसे फिलोसोफर्स नहीं, आज के ज़माने में जैसे मिलते हैं ना वैसे नहीं होते थे। ये जो फिलोसोफर्स होते थे, इनकी फिलोसफीज वाकई में बहुत स्ट्रांग होती थी। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये 500 BC के ज़माने के साइंटिस्ट थे।
लेकिन एक्चुअली साइंटिस्ट टर्म उस समय नहीं आया था, उस समय फिलोसोफर्स होते थे और उनकी जो भी फिलोसफीज होती थी ना वो बहुत स्ट्रांग होती थी, मतलब आप उनको हल्के में नहीं ले सकते थे। अधिकतर टाइम पे उन सभी की फिलोसफीज सही प्रूव होती थी। तो 500 BC के अराउंड की बात है, एक इंडियन फिलोसोफर आए थे जिनका नाम था क्या, महर्षि कन्नड़। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि मैटर जो है ना, बेसिकली इन्होंने मैटर का एक हिंदी नाम दिया था। क्या नाम दिया था भाई, मैटर का इन्होंने एक हिंदी नाम दिया था, वो नाम क्या था, पदार्थ। ठीक है, क्या नाम था भाई, पदार्थ नाम दिया था। और इन्होंने बोला कि ये जो पदार्थ होता है ना, ये एक बहुत ही छोटी चीज से बना होता है, और वो छोटी चीज क्या है भाई, वो छोटी चीज है परमाणु। क्या नाम है भाई, परमाणु नाम है। तो 500 BC के अराउंड एक इंडियन फिलोसोफर आए थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। इन्होंने बोला कि मैटर क्या है, मैटर का एक हिंदी नाम है पदार्थ, और ये जो पदार्थ है किसका बना होता है, एक बहुत ही छोटी सी चीज का बना होता है, और उस छोटी सी चीज को हम बोलते हैं परमाणु। और ऐसे ही नहीं, इन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए एक अपना बहुत ही देसी सा क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, कच्चे चावल के दाने लिए और उसको चबाना शुरू किया। चबाया फिर बाहर निकाला, फिर चबाया, अंदर लिया, फिर चबाया, फिर बाहर निकाला। इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने चावल का जो छोटा सा दाना था, जो राइस ग्रेन था, उसको उन्होंने छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या किया, डिवाइड किया। क्या किया उन्होंने, राइस का एक जो दाना था उसको चबाते चबाते छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड किया, और चबाते चबाते डिवाइड करते करते वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे जहां पे उन्होंने बोला कि भाई अब जो छोटा सा चावल का दाना मिला है ना, उस चावल के दाने को फर्दर चबाना यानी कि डिवाइड करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर से बता रही हूं, महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला था कि मैटर को उन्होंने हिंदी नाम दिया था पदार्थ, और इस पदार्थ को उन्होंने बोला था कि एक बहुत ही छोटी सी चीज से बना होता है जिसका नाम है परमाणु। ठीक है, कैसे प्रूफ किया उन्होंने चावल का दाना लिया, उसको चबाया, फिर बाहर निकाला, अंदर लिया, फिर चबाया, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर लिया, फिर चबाया। यानी कि वो क्या कर रहे थे, चबाते चबाते चावल के दानों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते जा रहे थे। इस चबाने की प्रोसेस में क्या हुआ, वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे जहां पे उन्होंने रियलाइज किया कि भाई अब जो चबाते चबाते चावल का दाना आया है ना, उसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता चबा करके, और एक ऐसा पार्टिकल जिसको वो डिवाइड नहीं कर पाए फर्दर, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया भाई कि ये क्या है, परमाणु है। राइस का जो दाना है, जो राइस ग्रेन है, वो क्या है, एक मैटर ही है, यानी कि वो क्या है, एक पदार्थ है। तो पदार्थ को आप डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो क्या मिलेगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी चीज जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो महर्षि कन्नड़ के अकॉर्डिंग जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो क्या है भाई, वो हम बोलते हैं कि डिविजिबल है, यानी कि आप उसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक स्टेज तक ही कर सकते हो। जैसे ही आप पदार्थ की परमाणु स्टेज तक पहुंचोगे, डिवीजन की प्रोसेस वहीं खत्म हो जाएगी। पदार्थ को डिवाइड, मैटर को डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और क्या होगा, एक ऐसी स्टेज जहां पे फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, वो स्टेज कहलाएगी परमाणु की। ठीक है, अब दो और हम बोलते हैं कि फिलोसोफर्स आए। ठीक है, एक का नाम क्या था, डेमोक्रिटस, और दूसरे का नाम था ल्यूसिपस। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी सेम चीज बोली थी, बस उन्होंने क्या बोला, ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे, तो इन्होंने अपनी ही भाषा में जो परमाणु वर्ड है ना, परमाणु को क्या बोल दिया, परमाणु को बोल दिया एटम। ठीक है, एटम में जो वर्ड है एटम, वो कहां से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि जो चीज फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। तो भाई ये चीज तो हमको हमारे इंडियन फिलोसोफर ने पहले ही बता दी थी कि मैटर क्या है, पदार्थ है, और उसको डिवाइड करते जाओ, एक पर्टिकुलर स्टेज आएगी जहां पे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और उस नॉन इनडिविजिबल पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको परमाणु, और उसी परमाणु को
दो ग्रीक फिलोसोफर्स आए थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने क्या बोल दिया, इस परमाणु को एटम नाम दे दिया, और तब से हम बोल रहे हैं कि एटम का कंसेप्ट चल ही रहा है। एक और फिलोसोफर आए थे, उन फिलोसोफर का नाम क्या था भाई, उनका नाम था पकूड़ा कात्यायाम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि चलो ठीक है, ये जो एटम वाला जो कंसेप्ट है ना, ये सेंसिबल है, लेकिन ये जो एटम्स होते हैं ना, ये हो सकता है कि फ्रीली एग्जिस्ट ना करें, यानी कि ये एटम किसी ना किसी चीज के साथ कंबाइन हो। एटम के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर, हम इस प्लास्टिक बॉल को क्या अज्यूम करेंगे, इसको हम एक एटम की तरह अज्यूम करेंगे। कब तक, जब तक कि आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाता। तो ये क्या है, एक एटम है। ठीक है, आप इसको परमाणु भी बोल सकते हो महर्षि कन्नड़ की लैंग्वेज में, या आप इसे डेमोक्रिटस या ल्यूसिपस की लैंग्वेज में आप इसे एटम भी बोल सकते हो। कात्यायन फिलोसोफर ने क्या बोला कि भाई ये जो एटम है ना, ये फ्री स्टेट में हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, यानी कि ये किसी दूसरे एटम के साथ एक कंबाइंड स्टेज में मिलता है। ठीक है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलता है, और इसी कंबाइंड स्टेट से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये सारी बातें बोली गई थी 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी फिलोसोफर्स को ये रियलाइज हो गया कि भाई ये जो एटम्स है ना, एटम्स का, उनको मैटर का कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर एटम्स का कंसेप्ट समझ में आ गया, एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उनको ये समझ में आ गया, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना एटम्स का, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, प्रॉपर रिएक्शंस होती हैं, और जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कुछ लॉज फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें क्या हुआ, 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते एक और नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, यानी कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से एटम्स कंबाइन होते हैं। 18th सेंचुरी के एंड तक 3 फिलोसोफर्स और भी कई फिलोसोफर्स आए थे, उनकी फिलोसफी से ये प्रूव हो गया, ये बात प्रूव नहीं हुआ था एक्चुअली, बात समझ में आ गई थी कि हाँ भाई मैटर किसका बना होता है, एटम का बना होता है, और एटम्स कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन कोई सही एक्सपेरिमेंट नहीं थे इस बात को साबित करने के लिए। तो कौन आए थे भाई, फिर नए फिलोसोफर आए थे, साइंटिस्ट आए थे, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में उनको हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं, क्या चल रहा है उनके बीच में, कौन से लॉज हैं जो एटम्स फॉलो करते हैं कॉम्बिनेशन के दौरान। ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप आज के इस सेशन को आपने किया होगा एंजॉय, और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, प्लेलिस्ट में अरेंज, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.